दार एस सलाम के ग्रामीण संग्रहालय, वहां आदिवासी जनता के संगीत और नृत्य के आनंद उठाते हुए बैठा हूं मैं। संग्रहालय में विभिन्न जनजातीय समूहों के मकान, उनके अंदर के नजारे आदि देखने के बाद ही इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचा हूं। अगले नृत्य की प्रस्तुति के लिए एक दल पहुंच रहा है। एक आदिवासी ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गायक, वाद्योपकरण वादक, नर्तक आदि को मिलाकर 15 के करीब कलाकार हैं। वो लोग विभिन्न प्रकार के नृत्य मेरे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तंजानिया की परंपरा और आदिवासी विविधता के प्रदर्शन करने वाले इस ग्रामीण संग्रहालय में ये कार्यक्रम नृत्य के प्रति आयोजित किए जाते हैं। ग्रामीण संग्रहालय के स्थायी कर्मचारी ही इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। आज लेकिन दर्शक के रूप में मैं अकेला हूं यहाँ। इसके बावजूद जोश में कोई कमी लाए बिना नृत्य कर रहे हैं सारे नर्तक। अकेले तंजानिया में ही 120 से अधिक जनजातीय समूह रहते हैं। उनके अपने अपने अद्वितीय नृत्य और संगीत भी होते हैं। उनके अपने अपने अलग अलग रस्म रिवाज भी होते हैं। इसके बावजूद उनके वाद्य संगीत और नृत्य में बहुत समानताएं भी हैं। कुछ नृत्य तो बहुत ही जीवंत हैं। वहशीता, जानवरों की नकल आदि ये लोग नृत्य के दौरान प्रकट भी करते हैं। एक मनोरंजन कार्यक्रम से परे नृत्य इन लोगों के लिए अपने रस्म रिवाज और भावनात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट करने के अवसर भी हैं। इनके नृत्य की विशेषता यह है कि कैसा भी नृत्य हो, ताल उनमें सर्वप्रधान होता है। किसी अनुष्ठान नृत्य के अवसर पर नर्तक मिर्गी के रोगियों जैसा व्यवहार करते हैं तो भी उनके कदम और चाल तालबद्ध होते हैं। एक और नृत्य समाप्त हुआ। अब और वक्त नहीं बचा था तो मैं ड्राइवर रजाब के साथ गाड़ी में सवार होकर फिर से यात्रा पर निकला हूं। अब मुझे यहाँ नजदीक के ही एक हस्तशिल्प ग्राम जाना है, महंगे कारवेस बाजार की ओर। लकड़ी पर शिल्प काटने में निपुण मगुंडे जनता के आवास केंद्र हैं वह। अब तक के समय के बीच मैं और ड्राइवर अच्छे दोस्त बन चुके थे। यात्रा के आरंभ में यह बंदा ना अधिक बात करता था और ना ही कैमरा उसकी तरफ घुमाना पसंद करता था। अंग्रेजी नहीं आना है रजाब की मुख्य परेशानी। दार एस सलाम वाले दोस्त विनेन बेनेडिक्ट ने कार के साथ उसे मेरे पास भेजा है। दार एस सलाम नगर और अधिक विकसित होकर उसके नए नए भाग बन रहे प्रदेश हैं ये। एक नया 4 लेन सड़क के बनने पर उसकी दोनों ओर के प्रदेश विकसित हो रहे हैं। एयरटेल जैसी कुछ भारतीय कंपनियों के दफ्तर मैंने इस हाईवे के किनारों पर देखे हैं। बड़े पार्किंग एरिया के साथ भविष्य के मद्देनजर अधिग्रहण की हुई भूमि वाला प्रदेश है यह। हाईवे से होकर यात्रा करते हुए रजाब को शिल्प ग्राम के स्थित होने की जगह की जानकारी से संबंधित कुछ शंका हुई। फोन पर विनेन जी से बात करने पर उन्होंने इसी हाईवे के किसी तरफ उसके होने की बात कही। लकड़ी और फर्नीचर बेचने की दुकानें हैं सड़क के इस भाग पर। उसके आसपास कहीं हैं मैंगवे कारवस बाजार। हस्तशिल्प वस्तुएं, रंगीन कपड़े आदि बेचने के लिए रखी हुई कुछ अधिक दुकानों वाले एक प्रदेश में ले जाकर रजाब ने गाड़ी रोकी। यही है मैंगवे बाजार। पर्यटकों को लक्ष्य करके विभिन्न प्रकार के उत्पन्न बेचने के अनेकों दुकानें हैं वहां। सिर मुंडन करके अपने अद्वितीय वस्त्र पहनी हुई मसाई औरतें, हस्तशिल्प वस्तुएं खरीदने के लिए आती विदेशी वनिताएं। यहाँ बेचने के लिए रखी वस्तुओं में प्रमुख स्थान अफ्रीका के रंगीन वस्त्रों को जाता है।
वो खरीदने के लिए आने वाले पर्यटकों में अधिकतर पश्चिम देशवासी हैं। एक अन्य भाग पर पेंटिंग सजाकर रखी हैं, अनेकों अफ्रीकी पेंटिंग्स। अफ्रीका के आदिवासी जीवन, जंगल, वन्य जीव आदि हैं चित्रों के विषय। दुकानों की प्रचुरता के अनुपात में बाजार का दौरा करके खरीदने वालों की संख्या बहुत कम है। 1990 में मैंगमे एक कारवेस बाजार के रूप में विकसित हुआ था। आरंभ काल में लकड़ियों पर नक्काशी करने वाले और शिल्प बनाने वाले ही यहाँ होते थे। एक पर्यटक केंद्र के रूप में मैंगमे का विकास होने के साथ ही वहाँ चित्रकार और अनेकों व्यापारियां आने लगे। दार एस सलाम में इस प्रकार के बाजारों में से सबसे प्रमुख बाजार है यह। केवल मुख्य सड़क के किनारे ही नहीं बल्कि अंदर एक बड़े मैदान के चारों ओर फैला हुआ है बाजार। एक बहुत बड़ा हस्तशिल्प बाजार है यह। आदिवासियों के वाद्य संगीत उपकरण, चमड़े के ढाल, चप्पल, बैग, कपड़े आदि बिक्री के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। बाजार के अंदर प्रवेश करते समय वहां अधिक विदेशियों को देखे जा सकते हैं। शाम होते ही पश्चिमी देशों से आए हुए पर्यटकों के जमघट लगने वाला एक प्रदेश है यह। व्यापार करने वाली औरतें हालचाल पूछते बताते हुए सड़क के किनारे खड़ी हैं। सब लोग उल्लसित हैं। सामान की बिक्री न हुई हो तो भी ये लोग कोई खास परेशान नहीं होते हैं। कल के बारे में सोचकर अधिक परेशान नहीं होने वाली जनता है वो। बड़ी मंजिल या बड़े सपने के बिना जीने वाली जनता। अफ्रीकी देशों की साधारण जनसमूह में पाए जाने वाला सामान्य स्वभाव है वह। पश्चिमी देशों से आई हुई कुछ पर्यटक महिलाएं अपनी जरूरत की चीजें खोजती हुई घूम रही हैं। कोई भी सामान यहां से मोल भाव करके खरीद सकते हैं। मसाइयों को मिलाकर विभिन्न आदिवासी जनता के द्वारा उपयोग किए जाने वाला ढाल है यह। अनेकों दुकानें हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बेचने के लिए रखी हुई हैं। कहीं दुकानदार महिलाओं ने मुझे अपनी दुकानों की ओर आमंत्रित भी किए हैं। वहां बेचने के लिए रखे सामान देखिए। गला, कान, हाथ पैर आदि में पहनने के विविध तरह के आभूषण, पेंटिंग्स, अफ्रीका के अद्वितीय शिल्प। मित्रतापूर्व भाव रखने वाली हैं सारे दुकानदार। अगली दुकान के अंदर प्रवेश किया तो वहां लकड़ी के बने शिल्प रखे पाया मैंने। सब में आदिवासी परंपरा की एक झलक देखने को मिलती है। लकड़ी को काट कर बनाए गए मुखौटे हैं एक दूसरी तरफ। कह सकते हैं कि अफ्रीका के जनजातीय जीवन के अनूठापन प्रत्येक मुखौटे पर झलक रहा है। अति उज्जवल निर्मिति, छोटे बड़े अनेकों शिल्प। मकुंटे नामक आदिवासी समूह लकड़ी पर इस प्रकार के शिल्प बनाने में निपुण होते हैं। इस बाजार के बहुसंख्यक शिल्पकार मकुंटे आदिवासी ही हैं। बहुत ही संकीर्ण शिल्प तक यहां देखने को मिलते हैं। सैलानियां एक दुकान से दूसरी दुकान का दौरा करते हुए घूम रहे हैं। दुकानदार औरतें सड़क पर खड़ी रहकर पर्यटकों को अपनी अपनी दुकान की ओर आमंत्रित भी कर रही हैं। एक अन्य दल ढोल बनाने वालों का है। हाथों हाथ ढोल बनाकर देते हैं वो लोग। उसे पर्यटकों को बजाकर सुनाते भी हैं। एक बंदा मुझसे एक ढोल खरीदवाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। किसी जंगली जानवर के खाल से बनाए गए ढोल हैं ये। ढोल बजाकर देखने के बाद जिज्ञासावश खरीदने वाले लोग भी होते हैं। उन सबको पीछे छोड़ते हुए मैं आगे की ओर चलता रहा। एक अति विशाल भू प्रदेश पर व्याप्त है मैंगमे बाजार। यहाँ शिल्प निर्माण का काम चल रहा है। मकोंडे जनजातीय समूह के लोग हैं ये। कुछ शिल्पों पर अंतिम स्पर्श के काम चल रहे हैं। यहाँ एक बंदा एक गेंडे का शिल्प बना रहा है। इन सारे शिल्पकारों की जिंदगी गरीबी में डूबी हुई है। मगरमच्छ,
गेंडा, हाथी आदि को मिलाकर अफ्रीकी जंगल के जानवरों के रूप बना रहे हैं ये लोग। पश्चिमी देशों के सैलानियों को भी इस प्रकार के शिल्पों में रुचि है। 200 से अधिक शिल्पकार इस बाजार में काम कर रहे हैं। चित्र बनाने के विषय भी अफ्रीकी जनजीवन है। हाथी, किलिमंजारो आदि उनके विषय हैं। शिल्पकारों की तरह अनेकों चित्रकार भी हैं मेंगवे बाजार में। यह बाजार सरकार के नियंत्रण के अधीन चलता है। प्रत्येक दुकान को सरकारी पंजीकरण के तहत विशेष संज्ञा भी दी जाती है। मेंगवे बाजार में एक पूरा चक्कर लगाने के बाद मैं बाहर निकला। कुछ लोग परंपरागत अफ्रीकी वस्त्र पहनकर जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ अन्य लोगों को पाश्चात्य रीति में रुचि है। आधुनिक वस्त्र पहने विशेष केशालंकार के साथ वह घूम रही है। बच्चे तक के बाल विशेष तरीके से काटे गए हैं। ठीक पीछे आने वाली महिला ने ठेठ अफ्रीकी वस्त्र पहन रखी है। तंजानिया के सबसे आधुनिक नगर दार एस सलाम है। आधुनिकता और पारंपरिक अद्वितीयता दोनों के एक समान अनुसरण करने वालों को भी यहाँ देखे जा सकते हैं। अफ्रीकी और पश्चिमी मिश्रित वस्त्र पहने हुए लोग। यह है यहाँ के मध्यम वर्गीय समूह का एक प्रतिनिधि। कूलिंग ग्लास और आधुनिक वस्त्र पहनने वाली। उनके बीच में एक सैनिक भी दिख रहा है। युवक युवतियों के वस्त्र टी शर्ट और जीन्स हैं। मेंगवे बाजार से मैं आगे की यात्रा पर निकला हूँ। सड़क के किनारे ये सारे हस्तशिल्पों के बाजार नजर आ रहे हैं। मकुंटे जनजाति के शिल्पकारों में अधिकतर दार एस सलाम के इसी प्रदेश में बसते हैं। अभी समय 1 बजा है। अब मुझे सीधे हवाई अड्डे जाना है। तंजानिया की मेरी यात्रा उसके अंतिम चरण पर पहुंच रही है। 3:45 के वायुयान में है मेरी वापसी की यात्रा। मुझे 2 बजे तक हवाई अड्डे पहुंचाने के लिए ड्राइवर को कह रखा है मैंने। दार एस सलाम के अपेक्षाकृत नए विकसित प्रदेश हैं ये। अपने बाहरी क्षेत्र की ओर तेजी से फैल रहा है नगर। ड्राइवर रजाब का कहना है कि इस ओर आए हुए रास्ते से होकर वापस नगर के अंदर पहुंचकर हवाई अड्डे जाने में 2 घंटे लगेंगे। छोटे रास्ते से ले जाता हूं कहकर वह गाड़ी को एक अन्य मार्ग की ओर मोड़कर चलाने लगा। यहां से जाकर बाईं ओर मुड़ेंगे तो हवाई अड्डे पहुंचेंगे। यातायात सिग्नल पर इंतजार करते समय सामान बेचने के लिए अनेकों लोगों के गाड़ियों के नजदीक आते हुए दिख रहे हैं। खड़ी गाड़ियों के अंदर बैठे लोगों को बिस्कुट, काजू आदि बेच रहे हैं युवक। सड़क के किनारे छोटे रेस्तरां। उनके आगे सड़क के किनारे की ओर डाली गई कुर्सियों पर बैठकर खाना खा रहे लोग। धूल भरी सड़क के किनारे से होकर आधुनिक पोशाक में जाती हुई तंजानियाई युवती। दर्शकों को यह समझाने के लिए कि तंजानिया की साधारण जिंदगी कैसी है, मैंने वहां के इन सूक्ष्म दृश्यों को कैमरे में समेटे हैं। नगर की सड़कें सहूलियत भरी हैं। बीच से एक रेल की पटरी जा रही है। लगता है कि अभी उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऑटो रिक्शा स्टैंड हमारे देश के जैसा ही है। विभिन्न रंगों के रिक्शे। मुख्य सड़क से एक अन्य रास्ते की ओर रजाब ने गाड़ी मोड़ी। इन दृश्यों से यह साफ जाहिर होता है कि भारत के मध्यम वर्गीय शहरों के रूप भाव हैं तंजानिया के भी। ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्थापित कुछ विद्यालय हैं यहाँ। विद्यालय से अनुबंधित फुटबॉल ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं। विद्यालयों की इमारतें भी हमारे देश के विद्यालयों की तरह ही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी तरक्की कर रहा एक बड़ा शहर है दार एस सलाम। दार एस सलाम शहर के बाहरी इलाके के दृश्य हैं ये सारे। कहीं जगहों पर बहुत विशाल खुले मैदान नजर आ रहे हैं। उनके किनारों पर आधुनिक काल के मकान। लेकिन
दार ए सलाम नगर के हृदय भाग पर नजर आई मनोहारिता यहाँ नहीं दिख रही है। एक अन्य सड़क की ओर गाड़ी मुड़ी। छोटे बाजार, वहां से फिर संगरी सड़क से होकर कार भाग रही है। रेजाब इस निश्चय के साथ गाड़ी चला रहा है कि 2 बजे से पहले मुझे हवाई अड्डे पहुंचाना है। वह बीच बीच में कह भी रहा है कि यह छोटा रास्ता है। अभी हम लोग तसाला नामक जगह से होकर जा रहे हैं। यहां भी छोटे बाजार लगे हैं। शाम के समय लगने वाले बाजार हो सकते हैं। सूख कर शुष्क पड़े शहरी इलाका। दार ए सलाम नगर के बाहरी इलाके ऐसे ही हैं। बिल्कुल ही अलग एक नज़ारा है यह। दार ए सलाम सुनने पर वहाँ की जिंदगी कैसी है कि सही जानकारी पानी हो तो इन दृश्यों को देखना भी जरूरी है। बिना मतलब के कहीं जाने वाले युवक, सड़क के किनारे बैठकर सामान बेचने वाले लोग, आराम से सड़क पर घूमने वाली स्थानीय निवासी औरतें, प्रत्येक गाड़ी के निकल जाने के बाद उड़ती धूल, दुकानदारों से मोल भाव करने वाले लोग, उन सबको पीछे छोड़कर हम लोग आगे चले जा रहे हैं। कार अभी हवाई अड्डे की तरफ की सड़क पर पहुंची है। इस सड़क के अंतिम सिरे पर है हवाई अड्डा। समय अभी 2 बजने को हुआ है। ड्राइवर रेजाब अपना वादा निभा रहा है। हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य चलने के कारण गाड़ियों को राह बदल कर भेज रहे हैं। ठीक 2 बजे रेजाब ने मुझे जूलियस नेरेरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगे उतारा। चेक इन करने के इंतजार में खड़े लोगों की कतार बाहर प्रांगण तक पहुंच गई है। मैं भी उस कतार का भाग बन गया। मैं इस आशंका के साथ खड़ा था कि 4:45 के वायुयान में जाने के लिए समय पर चेक इन कर पाऊंगा कि नहीं। 1 घंटा इंतजार में खड़ा रहना पड़ा। आखिर में चेक इन के काम पूरा करके गेट पर पहुंचने तक यात्रियों को जहाज के अंदर प्रवेश कराना आरंभ हो चुका था। इथियोपियाई एयरलाइंस के वायुयान का बिजनेस क्लास है यह। मेरी सीट इकोनॉमी क्लास में है। वहां भरकर यात्री सवार हैं। अधिक देरी के जूलियस नेरेरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वायुयान की यात्रा आरंभ हुई। हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल के निर्माण का काम चल रहा है। मैं यह आशा कर रहा हूं कि उसका काम पूरा होते ही लंबी कतार में खड़े रहकर आज मुझे झेलनी पड़ी परेशानी और सुरक्षा जांच के नाम पर हुई समय की बर्बादी अब नहीं होंगी। मुझे तंजानिया आए हुए 6 दिन हो गए हैं। इन 6 दिनों में तंजानिया नामक इस देश के बारे में दर्शकों को बताने लायक जानकारी मैंने अपने कमरे में जुटा ली है। अरुषा, गोरंगोरो, मनियारा, किलिमंजारो आदि सब कुछ मेरे कैमरे की आंखों में समाये हुए हैं। उसके अलावा ज़ांज़ीबार, दार ए सलाम आदि नगर भी हैं। कुछ दिन और यहाँ रहूंगा तो और अधिक दृश्यों को कैमरे में समेट पाऊंगा। लेकिन मेरी इस कम समय वाली यात्रा से प्राप्त जानकारी से मैं अधिक से अधिक 22 एपिसोड्स बना लूंगा। अब ये वायुयान सीधे उत्तरी दिशा की ओर उड़ेगा। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा की ओर जा रहा है यह। तंजानिया के ऊपर काले बादल छाए हुए हैं। उसके भी ऊपर से उड़ रहा है विमान। 2.25 घंटे में यह जहाज अदीस अबाबा पहुंचेगा। वहां 3 घंटे के इंतजार और सुरक्षा जांच के बाद एक अन्य विमान में मुंबई के लिए उड़ना है। अदीस अबाबा से रवाना होने वाला वायुयान भोर सवेरे 4 बजे मुंबई पहुंचेगा। फिर 2 घंटे और इंतजार करने के बाद वहां से अगले विमान में सवार होना है। वह सवेरे 8:30 बजे तक कोच्चि पहुंचा देगा। उसके साथ ही मेरी एक और यात्रा समाप्त होगी।
थोड़ा आराम करने के मकसद से मैंने सिर को सीट के पिछले भाग से सटाकर अपनी आंखें मूंद ली।